Good morning to our students. In continuum mechanics, next we solve the example 22. Important example है, देखो तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कोस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना है. इफ़ क्यू आई इक्वल टू y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस y1 माइनस y3 मीन्स q1 Q2 एंड Q3 गिवन है. क्लियर है? Q1 y2 स्क्वायर, Q2 y1 स्क्वायर एंड Q3 इक्वल टू माइनस y1 माइनस y3. वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम बाय टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ QI along triangle OAB whose vertices are respectively 0 0 0 1 0 0 and 1 1 0. स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना है. ट्रायंगल ओ ए बी जिसके वर्टिसेज ये हैं, इसके अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल क्यू आई का लेते हुए. ठीक है, अब सबसे फर्स्ट तो स्टोक थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होना चाहिए सभी को. ठीक है, सबसे फर्स्ट गिवन दैट Q1 Q2 एंड Q3 एंड देन बाय स्टोक्स थ्योरम वी हैव, ये देखो ये इसका सॉल्यूशन है बट बुक से क्लियर नहीं होगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे. देखो कैसे सॉल्व करना है, किन किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे. तो जहाँ वेरीफाई करवा रहे हैं कोस या स्टोक थ्योरम, ये एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं सभी को. Q1 Q2 Q3 गिवन है. ठीक है, बाय स्टोक थ्योरम. देखो स्टोक थ्योरम के स्टेटमेंट में आप लोगों को बताया था क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी, जैसे जनरल स्टेटमेंट में था वेक्टर एफ डॉट डी वाई. वेक्टर एफ डॉट, इसका मीन्स ये क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लोज कर्व सी द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ इज रिलेटेड टू द सरफेस इंटीग्रल एज कर्ल एफ डॉट एन कैप ds. इसी तरह से था कर्ल एफ को डेल क्रॉस एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप ds. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ रिलेटेड टू सरफेस इंटीग्रल एज इन दिस फॉर्म. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम. इसी को इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, एफ आई डी वाई आई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ है तो एप्सिलॉन आई जे के एफ के कोमा जे एन आई डी एस. ठीक है, तो ये वेक्टर एफ के अकॉर्डिंग स्टोक्स थ्योरम है. क्वेश्चन में अपने को वेक्टर क्यू के अकॉर्डिंग लेना है. ठीक है, वेक्टर क्यू कहो या उसको इंडेक्स नोटेशन में क्यू आई. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्यू आई अलोंग द ट्रायंगल ओ ए बी, तो इसको क्यू आई के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल जो है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, क्यू आई डी वाई आई. ठीक है, या तो वेक्टर क्यू डॉट डी वाई. ठीक है, और उसको इंडेक्स नोटेशन में क्यू आई डी वाई आई. ठीक है, तो इसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ क्यू आई along टू द ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है, तो किसी तरह से भी ले लो, ये ए ले लो, ये ओ. ठीक है, तो ओ तो 0 0 0 गिवन है, A.100 और ये बुक में क्वेश्चन में गिवन है 1 1 0. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्यू आई अलोंग टू द ट्राइंगल ओ ए बी आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ, अब क्या होगा, कर्ल क्यू डॉट एन कैप डी एस. ठीक है, और कर्ल क्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, कर्ल क्यू एप्सिलॉन आई जे के क्यू के कोमा जे हो जाएगा. तो ये फर्स्ट तो जो भी कोस थ्योरम और ये स्टोक थ्योरम है इसका स्टेटमेंट सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लर्न भी हो गया होगा.
और एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। यहाँ एस या सरफेस ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये अपनी स्टोक थ्योरम हो गई। अब स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना है, मीन्स ये दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे, देन वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, ठीक है। और ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, इसके वर्टिसेस जो है वो 0 0 0 और 1 0 0 1 1 0 ये गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग इजीली ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये तो ओ हो गया, ठीक है। ओ ये ए पॉइंट, ए देखो 1 0 0 है, ठीक है। तो ये y1 एक्सिस पर 1 होगा, y1 एक्सिस ये है तो y2 y3 0 होंगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0 0, ठीक है। ये 0 0 0 है ये अपना। अब ये है 1 1 0 है, 1 1 0 को रिप्रेजेंट करोगे कैसे, ये 1 1 0 ये हो जाएगा, ये y2 एक्सिस लोगे, ठीक है। तो ये 1 1 0 और ये y3 एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्सिस को सही इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर रिप्रेजेंट करना है। ये ट्राइंगल हो गया, मीन्स ये एरिया हो गया ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको सॉल्व इन 3 लाइन्स के अकॉर्डिंग करोगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया अपना। ये y1 एक्सिस है, ठीक है। तो ये इस पर y2 इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन क्या होगी y1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों सेम है y1 तो ये y1 इक्वल टू 1 हो गया। और ये जो लाइन है, ये जैसे ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो ये x इक्वल टू y या y इक्वल टू x को रिप्रेजेंट करता है। तो ये y2 इक्वल टू y1। वैसे भी 0 to 1 और 0 to 1 दोनों सेम आ रही हैं, y1 0 to 1 और y2 0 to 1। तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन, ये जो इस लाइन की इक्वेशन y2 इक्वल टू y1 से रिप्रेजेंट होगी। वैसे भी ये जो लाइन होती है वो ये इन एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करेगी y2 इक्वल टू y1। तो ये डायग्राम हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। फर्स्ट इसको सॉल्व करें तो इसमें पहले भी एग्जाम्पल बताया था, इस टर्म को सॉल्व कर लो। अब सरफेस ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये सरफेस होगा इसका। तो ये y1 और y2 एक्सिस हैं ये, ठीक है। तो इसमें इस प्लेन की इक्वेशन तो क्या हो जाएगी y3 इक्वल टू 0। और इसमें यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसमें यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा e3, ठीक है। यूनिट वेक्टर e3 हो जाएगा y1 y2। और यहाँ यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये अपना e1 और इसमें e2। तो इस तरह से यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में e1 e2 और इस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर e3। अब ये इसकी डायरेक्शन और ये इसकी डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज तो ये e3 है तो ये माइनस e3 होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन माइंड में आए कि ये e3 ये है तो इसमें माइनस e3 होना चाहिए, बट इसमें पॉजिटिव इसीलिए होगा क्योंकि इनकी दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। एग्जाम्पल 17 में इस टर्म को पूरा एक्सप्लेन सॉल्व करके बताया था आप लोगों को। एग्जाम्पल 17 में भी स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना था, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये टर्म थी अपनी, और फिर इसको एक्सप्लेन किया था कि आई की आई 1 2 और 3 तीनों वैल्यूज लेगा, ठीक है। तो प्लस करके ये तीनों टर्म प्लस करके और इसको पूरा सॉल्व किया था। तो सेम वैसे ही इसको इस टर्म को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एप्सिलॉन आई जे के क्यू के कोमा जे। एप्सिलॉन 1
ये 1 वैल्यू लेगा, 2 लेगा और ये 3, 1 लेगा, 1 वैल्यू लेगा तो ये 2 और 3, ठीक है, सेम तो होंगे नहीं, ये जे और के 1 तो होगा नहीं क्योंकि उस 2 सेम होंगे तो उस केस में 0 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 या 1 3 2, जे और के या तो 2 और 3 लेंगे या 3 और 2। अब ये क्यू के कोमा जे है तो इस केस में ये हो जाएगा Q3, 2 और ये होगा Q2, 3, ठीक है। प्लस में ले लो इनको सभी को, प्लस एप्सिलॉन 2 1 3 तो Q3, 1 प्लस एप्सिलॉन 2 3 1 तो Q1, 3। सॉल्व कर सकते हो इजीली अब इस एग्जाम्पल को। 3 1 2 और 3 2 1। अब 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2, ये इन तीनों की वैल्यू तो +1 हो जाएगी और इनकी -1 वैल्यू होगी। क्लियर है, सॉल्व कर लेना सभी। और Q3, 2 और ये कैसे फाइंड आउट करो, Q3, 2 का मीन्स क्या है, डेल Q3 अपॉन डेल Y2 मीन्स Q3 की जो वैल्यू है ये Q3 का Y2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे ना, ये 0 होगा। Q2, 3 है, इसका मीन्स डेल Q2 अपॉन डेल Y3, तो डेल Q2 अपॉन डेल Y3 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो अपना फर्स्ट टर्म 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे, इसी तरह से इसको दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्यूशन में से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको 3 पार्ट्स में। ये हो गया, ठीक है, प्लस करके भी ले सकते हो सभी वैल्यूज को। फिर नेक्स्ट इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसका ये टर्म का जो सॉल्यूशन होगा उसका ni अपना क्या है, E3, तो इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे E3 से। तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, ठीक है। सेकंड टर्म ये -1 होगा और Q3, 1 ये -1 यहाँ से -1 आएगा तो माइनस माइनस +1 हो गया और ये 0 हो गया। थर्ड टर्म से ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू ये आ गया। अब इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ले लो क्योंकि ni = E3 है तो इससे अपना इसको डॉट प्रोडक्ट लेना है। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको 0.E1 प्लस 1.E2 प्लस 2y1 - y2.E3, ठीक है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ वैल्यू पुट करोगे इसकी और ni = ये प्लेन जो है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसमें ni = E3 है, ठीक है। तो E3 से इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। E3 से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो E3.E3 1 होगा, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो इस केस में ये हो जाएगा 2 × y1 - y2 ds, ठीक है। और सरफेस ऑफ ट्राइंगल OAB। अब सरफेस ऑफ ट्राइंगल OAB इस टर्म को सॉल्व करना है। y1 y2 प्लेन है तो इसके अकॉर्डिंग ds dy1 dy2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया जो है इस प्लेन का एरिया क्या हो जाएगा, dy1 dy2। सिंपल एरिया y1 y2 होगा, उसके अकॉर्डिंग dy1 dy2 s = y1 y2 तो ds = dy1 dy2। अब यहाँ पर इस एरिया के अकॉर्डिंग y1 और y2 की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए ये स्ट्रिप यहाँ पर एज्यूम कर लो। अब ये स्ट्रिप ले रहे हो y2 एक्सीज के पैरेलल, तो ये स्ट्रिप इस तरह से है तो कैसे देखोगे वैल्यूज कि ये स्ट्रिप y1 की किन वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है और इस स्ट्रिप का इस पॉइंट पर y2 की वैल्यू क्या है और यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये y2 एक्सीज है तो y1 0, ठीक है। और इसकी इक्वेशन बताई थी ये y1 = 1, ठीक है। ये y2 एक्सीज है तो y1 = 0। तो ये जो स्ट्रिप है ये किस किस के बीच में लाई कर रही है, y1 0 to 1, तो y1 की वैल्यू 0 to 1 और इस स्ट्रिप के इस पॉइंट यहाँ और यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, तो ये तो y2 0 है और यहाँ पर y2 की वैल्यू देख लो, ये y2 = y1 है और ये y1 = 1 है, ठीक है। ये y1 = 1 है तो y1 = 1 होगा इस पॉइंट पर, तो ये y2 = भी 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो y2 = 0 to 1, तो ये y1 और y2 दोनों
ये लिमिट्स फाइंड आउट हो गई 0 to 1 0 to 1। इसमें पुट कर दो और फिर इसको इजीली इंटीग्रेट कर लो। पहले y2 के रिस्पेक्ट में करो, y2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो y1 इंटू y2 माइनस y2 स्क्वायर अपॉन 2 और y2 की वैल्यू 0 to 1। इंटीग्रेशन सभी इजीली सिंपल इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर सकते हो सभी। ये कर दिया। अपर लिमिट y2 इक्वल टू 0 to 1। एक सेकेंड, y2 यहाँ पर y2 0 है और ये y2 इक्वल टू y1 है, तो इसको y1 रहने दो क्योंकि अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई थी अभी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर y1 की वैल्यू 1 है, y1 1 होगा तो y2 1 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत ये ब्लेंडर मिस्टेक हो गई यहाँ पर कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना। यहाँ पर देखना है कि ये जो स्ट्रिप है इसके इस पॉइंट पर y2 की वैल्यू क्या है। तो ये लाइन y2 इक्वल टू y1 है, तो y2 की लिमिट जो है वो 0 से y1 तक रहेगी और ये स्ट्रिप y1 इक्वल टू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। क्लियर हो गया? फिर भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना मैम क्लियर नहीं हुआ। तो y2 की वैल्यू 0 to y1, ठीक है। इसमें पुट करोगे और फिर नेक्स्ट y1 के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेना। तो ये तो y1 क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर y1 स्क्वायर है, तो ये तो दोनों एक साथ ही सॉल्व कर लोगे। 2 माइनस 1 1 y1 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये y1 क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। पुट करोगे तो ये 1 अपॉन 3। तो इसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड जो है उसका सॉल्यूशन क्या आ गया 1 अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट लाइन इंटीग्रल क्यू आई डी वाई आई, इसको सॉल्व करोगे तो इस लाइन इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। लाइन इंटीग्रल का मीन्स क्या है कि ट्राइंगल ओ ए बी किन 3 लाइंस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ओ ए बी और बी ओ। तो इसको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आई की वैल्यू 1 2 3 होगी तो Q1 dy1 प्लस Q2 dy2 प्लस Q3 dy3। तो एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 22 ये दोनों सिमिलर एग्जाम्पल हैं। इन दोनों को एक साथ आज अच्छे से रिवाइज करके देखना, दोनों को रफली सॉल्यूशन करके देखना। अब इसमें देखो, अब इन लाइंस के अकॉर्डिंग, इन तीनों लाइंस के अकॉर्डिंग इस टर्म को सॉल्व करना है। तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर दो। एक तो तीनों में Q1 की वैल्यू, Q2 और Q3 ये पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो ओ ए लाइन है, ये है अपनी ओ ए लाइन। अब देखो इसमें एक ही पॉइंट है कि इन तीनों लाइंस पर वैल्यू किस तरह से लोगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन अपने आप सॉल्व कर लोगे, इजी है इंटीग्रेशन। अब देखो लाइन ओ ए है, ठीक है, y1 एक्सीज है, y1 एक्सीज है मीन्स y2 0 एंड y3 0। ये दोनों 0 हैं, देन dy2 इक्वल टू 0 एंड dy3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो लाइन ओ ए पर तो ये कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट लोगे लाइन ए बी, एट द लाइन ए बी। अब देखो लाइन ए बी पर y1 इक्वल टू 1 है, y1 इक्वल टू 1 एंड y3 इक्वल टू 0। सेम वैल्यूज ले लो, 1 1 और 0 0, तो y1 इक्वल टू 1 और y3 इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे dy1 और dy3 दोनों 0 हो जाएंगे। डिफ्रेंसिएशन करोगे 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। बी ओ लाइन पे आओ, बी ओ, ये बी ओ लाइन ये है अपनी, ठीक है। तो बी ओ लाइन पर देखो ये 1 2 0, ये 1 2 0, ठीक है। डिफरेंट है, सेम वैल्यू कौन सी है, y3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y3 इक्वल टू 0, ठीक है। y3 इक्वल टू 0 देन dy3 इक्वल टू 0। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y2 इक्वल टू y1 है, तो इससे dy2 इक्वल टू dy1, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, या तो y2 में करना या y1 में करना, ठीक है। लिमिट्स सेम रहेंगी, y1 1 2 0 और 1 2 0, ठीक है, 1 2 0 एंड y2 इज ऑल्सो 1 2 0। तो एक ये दोनों इक्वल हैं, तो एक वेरिएबल में या तो y1 में या y2 में, फिर उसकी लिमिट पुट करोगे, ठीक है। तो सिंपल ये ही इसमें
एट लाइन ओ ए की कंडीशन ये यहीं ले ली, ए बी की कंडीशन ये हो गई, और बी ओ पर ये कंडीशंस हो गए। ठीक है, इनको पुट करोगे। अब इसमें देखो ये y2 y3 जीरो है, ठीक है, तो y2 y3 जीरो है, तो dy2 dy3 जीरो, ये दोनों जीरो हो गए, और y2 जीरो है तो इससे ये जीरो हो गया, तो फर्स्ट टर्म तो पूरा जीरो हो गया। सेकंड में y3 जीरो है तो dy3 जीरो, तो ये जीरो, और y1 की वैल्यू 1 पुट करनी है, y1 इक्वल टू 1, तो ये ओनली dy2 हो जाएगा। ठीक है, और dy1 y1 इक्वल टू y1 के अकॉर्डिंग dy1 जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, dy3 जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, y1 की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पे, तो 1 dy2 हो गया। ठीक है, y2 की लिमिट देख लो इस लाइन के अकॉर्डिंग 0 to 1 है। ठीक है, ये इस लाइन पर y2 0 to 1। ठीक है, तो ये पुट कर दिया। इसी तरह से इसमें पुट कर दो, y3 जीरो लोगे तो dy3 तो जीरो हो गया, ये टर्म तो जीरो हो गया अपने आप से। ठीक है, y2 इक्वल टू y1 तो dy2 इक्वल टू dy1, ये इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो y2 इक्वल टू y1 पुट करोगे तो ये y1 स्क्वायर dy1 हो जाएगा, ये y1 स्क्वायर dy1, तो ये ट्वाइस y1 स्क्वायर dy1, और y1 की वैल्यू ये पुट कर दिया यहाँ पर 1 to 0। इंटीग्रेट कर लो इजीली और इसको सॉल्व कर दो, तो इसके अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ क्यू आई डी वाई आई की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 22, इन दोनों एग्जाम्पल्स को नोट करोगे और उनको रफली सॉल्व करके देखोगे, कहीं प्रॉब्लम हो देन पूछ सकते हो कि मैम इसमें इस स्टेप पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल्स को रिवाइज करोगे 16, 17 और 22। इसके मेन एग्जाम्पल्स सभी कंप्लीट हो गए। एक एग्जाम्पल 6 और इसमें थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है इस चैप्टर से, तो 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट यहीं से मिल जाएंगे इसी में से।